तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे सोलुबिलिटी एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ सोल्यूट ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज अबाउट द सोलुबिलिटी। ठीक है, हमने क्या किया यहां पे, इस ग्राफ को बाद में देखेंगे, टाइम बचाने के लिए पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, तो इसको बाद में आप कंसीडर करो। सबसे पहले इधर ध्यान दो कि क्या करना है हमें। हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में समझो हमने लिया सॉल्वेंट, हमने समझो लिया इसमें वाटर। क्या लिया हमने इसमें, हमने इस बीकर में लिया वाटर। अब इसमें हमने ऐड कर दिया साल्ट को ऐड कर दिया इसमें। कौन सा वाला साल्ट, NaCl साल्ट। साल्ट कई प्रकार के हैं, तो सोडियम क्लोराइड को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब NaCl यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। ठीक है, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है, लेस इन क्वांटिटी, दैट इज द सोल्यूट व्हिच डिसॉल्व्स इन अदर, जो दूसरे में घुलता है, दूसरे में डिसॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं क्या, सोल्यूट कहते हैं। तो NaCl यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सोलुबिलिटी क्या होती है। तो सोलुबिलिटी क्या क्या पढ़ेंगे हम इस पीरियड में। सोलुबिलिटी क्या होती है, सोलुबिलिटी इज रिलेटेड विथ और विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द सोलुबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी है जिसमें हेनरीज लॉ आता है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में ऐड कर दिया। अब शुरुआत में हमने समझो 1 ग्राम 50 ग्राम वाटर लिया। कितना वाटर लिया यहां पे हमने लिया 50 ग्राम वाटर, और NaCl कितना ऐड कर दिया, NaCl हमने ऐड कर दिया 1 ग्राम। ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्यों डिसॉल्व हो रहा है, आपको जब साइंस पढ़ते हैं ना हम, तो साइंस पढ़ते समय डिटेल में हमें सोचना पड़ता है कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है। जब तक आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप जेईई या नीट या सीईटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बारीकी से इसको सोचना होगा, बारीकी से इसको समझना होगा, उसकी जड़ तक जाना होगा। तो वाटर हमने क्या किया, 50 ग्राम लिया, समझना है ये आपको। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे ही हमने नमक, जैसे ही हमने साल्ट वाटर में ऐड किया, जो साल्ट्स के मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब किसमें सेपरेट होंगे, वो Na+ और Cl- में सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही सेपरेट होंगे वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। पहले क्या था, पहले Na+ और Cl- में अट्रैक्शन था, उसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सोल्यूट अट्रैक्शन या सोल्यूट इंटरैक्शन। ठीक है, ये सोल्यूट है इसलिए हमने इसको बोल दिया सोल्यूट इंटरैक्शन। अब जब वाटर है यहां पे सॉल्वेंट, तो वाटर और वाटर में भी अट्रैक्शन है। किस प्रकार का अट्रैक्शन है, ऑक्सीजन डेवलप करेगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन डेवलप करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसको बाद में दिखाते हैं। तो ये ऑक्सीजन पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में और इस पार्शियल निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन है, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो एक नया बॉन्ड यहां पे बन रहा है। कौन सा बॉन्ड है, इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब सोल्यूट यहां पे तो NaCl सोल्यूट है, तो NaCl में कौन सा बॉन्डिंग होता है, उसमें आयनिक बॉन्डिंग होता है, पता है हमें। तो NaCl में अट्रैक्शन है, उनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है। अब उसको कहेंगे सोल्यूट इंटरैक्शन। जो NaCl में इंटरैक्शन है वो है सोल्यूट इंटरैक्शन। ये जो है ये सॉल्वेंट है, तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब जब
इसमें ऐड कर दिया, सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो क्या होना शुरू हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के वो सेपरेट होना शुरू हो गए। किस में सेपरेट हो रहे हैं? Na प्लस में, Cl माइनस में सेपरेट होना शुरू हो गए। अब Na प्लस का H2O के साथ एक नया गठबंधन बनेगा, एक नया अट्रैक्शन तैयार होगा। क्यों होगा? क्योंकि Na प्लस है ना। तो सॉल्वेंट में जो भी निगेटिव टर्मिनल होता है, वाटर में तो निगेटिव टर्मिनल कौन है? ऑक्सीजन है। तो सॉल्वेंट में जो भी निगेटिव टर्मिनल है वो अट्रैक्ट करेगा किसको? वो अट्रैक्ट करेगा प्लस चार्ज, जो सोल्यूट में प्लस चार्ज कैटायंस है उसको। तो इस ऑक्सीजन में इसको माइनस लिखेंगे, पार्शियल माइनस, और ये Na प्लस में अट्रैक्शन शुरू हुआ ना, ये नया अट्रैक्शन बना यहां पे। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। H2O यहां पे लिख दिया हमने, H2O दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ये H डेवलप कर रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो इस Cl माइनस में और इस H प्लस में भी अट्रैक्शन है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये नए तरह का डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन है। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पता है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उनमें ही जो बॉन्ड बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहां पे नया एक अट्रैक्शन बन रहा है। इस नए अट्रैक्शन को हम कहेंगे सोल्यूट। ये Na प्लस है जो सोल्यूट से है, तो सोल्यूट। और ये H2O कहां से है? ये H2O है सॉल्वेंट से। तो ये नया अट्रैक्शन बन रहा है, कौन सा? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नया अट्रैक्शन बन रहा है। तो इस वजह से सोल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो क्या हो रहा है यहां पे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे आयंस में। देन दे डेवलप्स अ न्यू इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट। So solute molecules separates and that solute ions forms a different interaction with the solvent and get dissolved। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? डिसोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब हमने NaCl को तो समझ लिया, इसी को कहेंगे सोलबिलिटी। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। अब ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो व्हाई शुगर गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर? ये भी सोच सकते हैं ना हम। ये तो समझ गए हम कि salts get dissolved in water. Why? Because salts are ionic compounds. Water, H2O, it makes a different charges, that is the positive and negative poles. And due to that ionic compounds get dissolved in water. This is the very very important point. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे like dissolves like, like dissolves like। इसका मतलब क्या होता है? like dissolves like मतलब अगर आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड है, पोलर है, NaCl क्या है? पोलर है, Na प्लस Cl माइनस। H2O क्या है? H2O भी पोलर है। किस तरह से पोलर है? H प्लस और H माइनस। तो पोलर डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से। जैसे ही हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड कर दिया तो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ पोलर एंड सॉल्ट आल्सो इज अ पोलर। सो हमने क्या कहा यहां पे? वी से दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल नॉन पोलर कंपाउंड है, डीजल नॉन पोलर कंपाउंड है, बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है। अब बेंजीन को हमने वाटर में ऐड कर दिया, क्या होगा? बेंजीन को हमने वाटर में ऐड कर दिया तो क्या होगा? बेंजीन नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ पोलर एंड बेंजीन इज अ नॉन पोलर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। NaCl को हमने वाटर में ऐड कर दिया तो NaCl डिसॉल्व हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि NaCl पोलर है, वाटर पोलर है, सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर NaCl अगर हमने पेट्रोल में ऐड कर दिया, देख सकते हैं आप घर पे, अगर हमने NaCl को पेट्रोल में ऐड कर दिया तो क्या होगा? NaCl पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है, तो NaCl उस पेट्रोल में डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। व्हाई?
बिकॉज दे हैविंग अ डिफरेंट इन नेचर. पेट्रोल नॉन पोलर है, NaCl पोलर है, तो इसीलिए वी कंक्लूड दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक. पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर. अब ये क्वेश्चन मन में आता है कि why C12H22O11 get dissolved in water? It is not a polar. शुगर पोलर है? नहीं है, शुगर पोलर नहीं है, लेकिन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर. व्हाई? बिकॉज वन अनदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल. हमने कहा, ये कंक्लूड किया कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. अब शुगर के बारे में अगर सोचेंगे तो शुगर पोलर नहीं है, वाटर पोलर है. देन शुगर, हम ये सोच सकते हैं कि शुगर को वाटर में डिजॉल्व नहीं होना है, लेकिन शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर. व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर पोलर तो डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ये तो बिल्कुल तय है. लेकिन एक और फैक्टर है जिसको हम बॉन्डिंग कहते हैं, जिसको हम सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी सोलुबिलिटी ज्यादा होगी. क्या कहा हमने? सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी सोलुबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स है इट इज रिलेटेड विद द, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलुबिलिटी? तो फर्स्ट है क्या? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या है? तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा कब होगा? जब उनका नेचर सेम होगा. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. तो फर्स्ट पॉइंट है सोलुबिलिटी इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और कौन सा नेचर? अगर पोलर है तो गेट डिसॉल्व, नॉन पोलर है तो गेट डिसॉल्व. और अगर नेचर डिफरेंट है तो भी डिसॉल्व होगा. कब? जब उसमें कोई इंटरेक्शन तैयार होगा नया वाला. किसमें? सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन होगा, तभी वो डिसॉल्व होगा. सो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलुबिलिटी डिसोल्यूशन. दैट वन इज द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये डिपेंड है किस पे? ये डिपेंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सोल्यूट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर. टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड है. नेक्स्ट पॉइंट है, टेम्परेचर को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे. तो टेम्परेचर है और नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर. नेक्स्ट पॉइंट प्रेशर. सो दिस थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलुबिलिटी, इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट मींस द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और प्रेशर. तो सोलुबिलिटी की डेफिनेशन बनाएंगे यहां पे. तो सोलुबिलिटी मतलब क्या है? लास्ट पीरियड में भी हमने सोलुबिलिटी की डेफिनेशन बनाई थी, आज बनाएंगे फिर से एक बार. तो व्हाट इज सोलुबिलिटी? सोलुबिलिटी मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना हो सके उतना, गेट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. अब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर क्यों कह रहे हैं? मैं शुरुआत में जब शुरू हुआ था हमारा वीडियो तभी मैं सोलुबिलिटी की डेफिनेशन लिखता यहां पे, लेकिन आपको ये जो लास्ट वाले दो वर्ड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका मीनिंग नहीं पकड़ पाते आप. तो वो किससे रिलेटेड है? यहां पे टेम्परेचर है, फैक्टर प्रेशर है. तो टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है सोलुबिलिटी पे. इट इज वेरिएबल, दैट मीन्स टेम्परेचर वेरिएबल, प्रेशर वेरिएबल, देन आल्सो सोलुबिलिटी इज वेरिएबल. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तब सोलुबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी या कांस्टेंट रहेगी, ये देखेंगे हम. इसीलिए तो ये ग्राफ है, बाद में देखेंगे इसको. प्रेशर का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है सोलुबिलिटी पे, ये भी देखेंगे हम. तो सोलुबिलिटी की डेफिनेशन क्या बनाएंगे? सोलुबिलिटी की डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या? सोल्यूट
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व किसमें, इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना हो सके उतना, क्योंकि उस सॉल्वेंट की भी कुछ कैपेसिटी है ना। जब इंटरेक्शन ही खत्म होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तब डिसोल्यूशन रुकेगा, डिसोल्यूशन स्टॉप होगा। तो जितना हो सके उतना सोल्यूट ऐड होगा, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए, एंड प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो सोलबिलिटी कम ज्यादा, प्रेशर कम ज्यादा तो सोलबिलिटी कम ज्यादा। तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram solvent at constant temperature and the pressure is called क्या कहेंगे, is called solubility। और जनरली solubility चेक करते हैं कहां पे, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे जनरली सोलबिलिटी चेक करते हैं, सोलबिलिटी मेजर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड विद द पॉइंट्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलबिलिटी और इफेक्ट ऑन द सोलबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी। तो अब हमें डिस्कस करना है व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। एक एग्जांपल लेंगे यहां पे घर का। जब हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं ना, उसके लिए हम एक शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले वाटर में शुगर ऐड करना हमने शुरू किया। जैसे शुगर ऐड किया डिजॉल्व हुआ, फिर ऐड किया डिजॉल्व हुआ, फिर ऐड किया डिजॉल्व हुआ। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन आएगी नाउ और आफ्टर दैट नो मोर सोल्यूट विल बी डिजॉल्व। अब उसमें सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उस सॉल्वेंट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी है डिसोल्यूशन की। इंटरेक्शन खत्म, डिसोल्यूशन खत्म। किसमें इंटरेक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट में। तो अब ये कंडीशन है कि इसके बाद कोई भी सोल्यूट ऐड नहीं होगा इस सॉल्वेंट में। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैसे ही जो सॉल्यूशन बनाया है शुगर और वाटर का, वही लड्डू में ऐड कर देते हैं। हमें तो शुगर ज्यादा ऐड करनी है क्योंकि वो मीठे नहीं लगेंगे, टेस्ट उसकी स्वीट नहीं होगी। तो क्या करते हैं हम, वहां पे क्या करेंगे, तो हम उसको देते हैं हीट। उस सॉल्यूशन को, शुगर प्लस वाटर जो भी सॉल्यूशन है, इसको देते हैं हम हीट। अब हीट देने से होगा क्या, हीट देने से इंटरेक्शन बढ़ेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही दूसरी शुगर जो और ऐड करते हैं हम, वो ज्यादा शुगर, एक्सेस सोल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट। वही सॉल्वेंट है जिसकी कैपेसिटी अब खत्म हुई थी डिसोल्यूशन के, हीट देने के बाद डिसोल्यूशन बढ़ गया। तो मोर सोल्यूट विल बी एडेड इन दैट सॉल्यूशन। अब फिर से हमने उसमें शुगर ऐड कर दिया और एक सॉल्यूशन बनाया, उसको कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्सेस सोल्यूट जिसमें है, जो हीट देने से उसकी सोलबिलिटी, सोल्यूट की सोलबिलिटी बढ़ गई है, तो उसको कहेंगे सुपर। अब वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हीट देने से हमने बनाया था, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब हम ऐड करते हैं किसमें, उस लड्डू में, और बनाते हैं उससे लड्डू। अब 2 दिन के बाद आपको लड्डू के ऊपर शुगर के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले शुगर ऐड हो गई वाटर में, उसको कहेंगे डिसोल्यूशन। उसको क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन।
और 2 दिन के बाद शुगर के क्रिस्टल्स वही मोतीचूर के लड्डू पे दिखाई देते हैं आपको अलग से, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे के। तो शुरुआत में जैसे ही हमने शुगर को ऐड कर दिया, डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्ट होगी, ठीक है। जैसे जैसे डिसॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे डिसोल्यूशन प्रोसेस स्लो होती जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर एक दौर ऐसा आएगा कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे होंगे, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब जब 2 दिन के बाद मोतीचूर के लड्डू हमने बनाए थे, उसके 2 दिन के बाद क्या दिखाई दिया हमने? उसी लड्डू पे इसके शुगर के क्रिस्टल्स दिखाई दिए, मतलब वहां पे क्रिस्टलाइजेशन बढ़ा है, ठीक है। अब हम आते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ। इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? जैसे ही हमने हीट दिया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। हीट दी वहां पे उस एग्जांपल में, तो हीट देने के बाद डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस, ठीक है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हीट इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इंक्रीजेस। क्या कह रहे हैं हम? हीट इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इंक्रीजेस। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो अब हम आएंगे इस ग्राफ की तरफ। इस ग्राफ में आपको अलग से एग्जांपल दिखाई देंगे। सबसे पहले इस ग्राफ को समझेंगे। तो इस स्केल पे क्या है? टेम्परेचर है, लेफ्ट से राइट की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। इस ग्राफ को आपको रटना नहीं है, इसको ध्यान में रखना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। और ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए है। हाँ, आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस एग्जाम्पल में हीट के साथ डिसोल्यूशन बढ़ता है, कौन से एग्जाम्पल्स हीट के साथ डिसोल्यूशन कम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्केल पे टेम्परेचर बढ़ रहा है 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, हमने यहां पे लिखा है। अब बॉटम से टॉप की तरफ अगर मूव करेंगे हम, तो आपको दिखाई दे रहा है 50, 100, 150, 200। तो ये क्या है? तो ये है सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। हमने क्या किया? 100 ग्राम वाटर ले लिया और उस 100 ग्राम वाटर में सोल्यूट ऐड करना शुरू किया। तो इसका मार्किंग है ये सोल्यूट का, सोल्यूट इन ग्राम। सोल्यूट किस में है? सोल्यूट ग्राम में है। वो डिजॉल्व किस में हो रहा है? 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। सो सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट ग्राम में है और जो 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। तो 50, 100, 150, 200, फिर से एक बार बताता हूं कि कितने डिग्री सेल्सियस को ये जो KNO3 या NaONO3 कितने डिग्री सेल्सियस को कितना सोल्यूबल हुआ, कितना, ये जरूरत नहीं है। जरूरत इसका सिर्फ कंक्लूजन है, ठीक है। तो एक लाइन की तरफ आते हैं हम। कौन सी लाइन? यहां पे आपको दिखाई देगा ये NaNO3 की लाइन, ठीक है। तो NaNO3 0 डिग्री सेल्सियस यहां से लगभग ये 55 ग्राम है। 0 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 55 ग्राम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। किसकी? NaNO3 की। किसकी? सोडियम नाइट्रेट की। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इंक्रीजेस, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे यहां पे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का। तो पोटेशियम नाइट्रेट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है यहां पे? सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डिसोल्यूशन किसमें? वाटर में। डिसोल्यूशन
process increases with increase in temperature. इन एग्जाम्पल के लिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही इनका डिसोल्यूशन भी बढ़ रहा है. सो डिसोल्यूशन इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज. और एक एग्जांपल दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ये केबीआर है. तो ये केबीआर है. केबीआर भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही उसका डिसोल्यूशन बढ़ रहा है. लेकिन फर्क ये है कि केबीआर का जो डिसोल्यूशन है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है और सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का डिसोल्यूशन फास्टली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट. इसको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे स्टार लगाते हैं. तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट की लाइन ये रही, ये सोडियम सल्फेट की लाइन है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है सोलुबिलिटी कम हो रही है, डिसोल्यूशन कम हो रहा है. तो Na2SO4 का क्या हो रहा है यहाँ पे, Na2SO4 के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिसोल्यूशन क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन डिक्रीजेस एट राइज, शॉर्ट में लिखेंगे राइज इन टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है सोडियम सल्फेट का डिसोल्यूशन कम हो रहा है. और एक लाइन देखेंगे यहाँ पे और एक लाइन दिखाई देगी आपको, कौन सी है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड. तो सोडियम ब्रोमाइड पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है. तो आपको कंक्लूजन यहां पे 3 कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं. इसको हटाएंगे तो 3 कंक्लूजन कौन से हैं, 3 कंक्लूजन है, डिसोल्यूशन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है डिसोल्यूशन बढ़ रहा है. सो डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सेकंड कंक्लूजन क्या है हमारा, सेकंड कंक्लूजन है किसके लिए, सोडियम सल्फेट के लिए. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही डिसोल्यूशन कम हो रहा है. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. और तीसरा कंक्लूजन है डिसोल्यूशन का और टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब वो टेम्परेचर नॉट अफेक्ट ऑन द डिसोल्यूशन प्रोसेस. ठीक है. तो अब हम जाते हैं ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई समटाइम्स फॉर सम सोल्यूट्स टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑन द solubility and for some solute dissolution of some solute temperature did not affect on the dissolution. ऐसे कुछ सोल्यूट है जिनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है और कुछ सोल्यूट है जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है. कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जिनका डिसोल्यूशन टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर के साथ, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे डिसोल्यूशन कम हो रहा है. तो इसका कंक्लूजन है डिसोल्यूशन प्रोसेस हैविंग द 2 टाइप्स. डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन होता है तब 2 प्रकार का प्रोसेस हो सकता है, एक तो एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक. ठीक है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. सो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन, not only salt, dissolution of solute in solvent, then it may be endothermic, it may be exothermic, or it neither endothermic nor exothermic. क्या है इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग है कुछ साल्ट्स जब डिजॉल्व होंगे तब प्रोसेस है कौन सी, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्सॉर्ब्ड. तो वो क्या करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब करेंगे. कुछ सोल्यूट डिजॉल्व होंगे सॉल्वेंट में तब वो क्या करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब करेंगे. सो व्हाइल और व्हेन सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, एट दैट टाइम heat will be absorbed. Heat is required for that dissolution process. उस डिसोल्यूशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है, हीट एब्सॉर्ब हो रहे. जैसे कि शुगर है, शुगर when dissolved in solvent, when dissolved in water, at that time heat will be absorbed.
सो दैट प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए तो समर सीजन में मटके में जब पानी रखते हैं ना हम, तो उस पानी में कुछ पुराना समय था तब ऐसे करते थे कि कुछ बतासे रखते थे, उसमें बतासे होते हैं ना, शुगर के स्टिक्स होते हैं, सॉलिड स्टिक्स होते हैं, उसको रखते थे। तो वो किस लिए? पानी मीठा करने के लिए नहीं। तो जैसे ही शुगर वो स्टिक स्लोली डिजॉल्व होगा उस पानी में, वैसे वैसे वो हीट एब्सॉर्ब करेगा और पानी जितना ठंडा हो रहा है उस मटके में, उससे और ज्यादा ठंडा होगा। तो डिसोल्यूशन ये प्रोसेस हो रही है तब हीट एब्सॉर्ब होगा। और समटाइम्स प्रोसेस विल बी द एक्सोथर्मिक। सम सोल्यूट के लिए वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज भी होगी। तो कुछ सोल्यूट जब डिसॉल्व होंगे तब हीट एब्सॉर्ब होगी, कुछ सोल्यूट जब डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तब हीट रिलीज होगी। ठीक है। अब एक बात, जब हीट रिलीज होगी, एक एग्जांपल लेके यहां पे समझ लेंगे हम कि ये क्या है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। समझो आपने भरपेट खाना खाया है, पूरा पेट भरा हुआ है आपका, और दूसरे कोई फोर्स कर रहे हैं, घर करेंगे वहां पे, वो खाना जो एक्सेस लिया हुआ है वो खाना आपको डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। उसको एक्सेस एनर्जी लगेगी डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। या डाइजेस्ट नहीं भी होगा, एसिडिटी हो सकती है या और कोई। तो समझो अपने भरपेट खाना खाया है और ऊपर से और खाने के लिए बोल रहे, तब आप खाना नहीं खाएंगे। उसी तरह से जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी हीट निकल रही है और फिर आप ऊपर से और हीट देने की सोच रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ाने की सोच रहे, तो तब डिसोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब सोल्यूट डिसॉल्व होगा, तब सोल्यूट डिसॉल्व होते समय अगर हीट बाहर आएगी, या डिसोल्यूशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्व्ड आउटसाइड, then also we will try to giving heat that solution, then automatically dissolution process decreases. तो Na2SO4, यहां पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट जब डिजॉल्व होगा वाटर में तब हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जैसे ही Na2SO4 वाटर में डिसॉल्व होगा वैसे ही हीट बाहर निकलेगी, और जैसे बाहर निकलेगी अगर आप और हीट देने की सोच रहे हैं उसको, तो क्या होगा? डिसोल्यूशन डिक्रीज होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन दर्शाती है, ये लाइन इंडिकेट करती है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सोडियम सल्फेट का डिसोल्यूशन कम होगा। ये लगभग 55 ग्राम है, तो 55 ग्राम से नीचे आके ये लगभग 25 ग्राम तक आया है। कहां से? 38 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक डिसोल्यूशन प्रोसेस सोडियम सल्फेट का हुआ है। कब? क्योंकि इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दैट व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। ठीक है। अब KBr, NaNO3, KNO3 ये क्या है? ये टेम्परेचर के साथ इनका डिसोल्यूशन बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो है एंडोथर्मिक, मतलब ये जब भी डिसॉल्व होंगे वाटर में तब ये हीट एब्सॉर्ब करेंगे बाहर से, तो इनको हीट की रिक्वायरमेंट है, इनको हीट की नीड है। तो कंक्लूजन ये है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोडियम सल्फेट डिसोल्यूशन प्रोसेस decreases. Why? Because dissolution of sodium sulfate is the exothermic process. Heat is released, and due to that when heat is increases automatically dissolution process decreases. ठीक है। तो उसी प्रकार से KBr, NaNO3, KNO3 ये जो एग्जांपल्स है ये टेम्परेचर के साथ इनका डिसोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आई होप आज का जो भी हमने सीखा है, जो भी समझा है, वो आप आसानी से समझ गए हैं। इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो,
जेईई हो चाहे नीट हो चाहे सीईटी हो, कोई भी क्वेश्चंस आप इसके ऊपर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, इसके ऊपर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द सोलुबिलिटी? सोलुबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent at constant temperature and constant pressure is called as the solubility. So what factors are responsible for the solubility? One is the solute solvent interaction, that means the nature of solute and solvent. Next point is the temperature, what the effect of temperature on the solubility of solute in solvent. And next one is the pressure, जो pressure का effect है वो हम next period में देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। सो व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक, देन विथ राइज इन टेम्परेचर डिसोल्यूशन इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इंक्रीजेस। एग्जांपल्स देखा हमने। इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक, देन as temperature increases, solubility of that solute decreases, and some solutes when dissolved in solvent, they neither endothermic nor exothermic. In such situation, in such examples, there is no any effect of the temperature on the solubility of that solute on the solvent. तो तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लिखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।